Hello students, welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video we are going to cover a very important topic that is there in even in class 10th, class 12th and even in class 11 CBSE. So today we are going to discuss the topic relational database. That is a part of the unit SQL and database in class 12th, and even in class 11th we have SQL and database, and in class 10th we have a topic separately, that is the database, right? So we will be covering this topic today. And if I SQL and database in class 12, the weightage is ऑलमोस्ट आपकी 22 मार्क्स 20 मार्क्स आपका सीबीएसई में लिखा हुआ है, बट अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में चॉइस भी आती है आपके सीबीएसई में, अब चॉइसेस भी हो गई हैं क्वेश्चन में, राइट? सो 22 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके डेटाबेस और एसक्यूएल से कवर हुए हैं, जिसमें से आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 2-3 क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जैसे कार्डिनैलिटी, डिग्री, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, डीडीएल, डीएमएल, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1-1, 2-2 मार्क्स के हमेशा पेपर में आ जाते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग, दैट इज डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन. सो डेटा क्या होता है? इफ यू गो थ्रू द स्लाइड, इट इज डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड. यानी कि जब एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं, और जब किसी भी फैक्ट्स को हम प्रोसेस करने के बाद एक हमारे पास आउटपुट आता है, वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन. यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा इनपुट होता है वो डेटा होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन, राइट? सो when the data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful, यानी कि यूजफुल उसको बनाना डेटा को, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आप देखो स्क्रीन के ऊपर दैट देयर इज वन नंबर, ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये नंबर लिख दूंगी तो क्या इसकी कोई मीनिंग है? देयर इज नो मीनिंग, राइट? लेकिन जब मैंने इसको प्रोसेस किया, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली यहाँ पर बताया कि ये किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसे 555 इसका एक्सटेंशन है, 555 इसका आपका जो प्रीफिक्स है कंट्री कोड है, उसके बाद 1237798. सो व्हेन आई एम saying that this is a contact number of a person, उसका नाम बता रही है, तो that is a information. अब मैं आपको कोई भी नंबर दे दूंगी तो that is useless for any person, right? So this is the difference between data and information, that data is raw facts and figures and information is something which we get after processing the data, right? नाउ नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड, हमने डेटा पढ़ लिया, ठीक है. अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है. सो डेटाबेस इज डिफाइंड एज अ collection of interrelated data stored together to serve multiple applications. यानी कि जब मैं डेटा को, इंटररिलेटेड डेटा जो होता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन, इंटररिलेटेड डेटा को मैं स्टोर करती हूँ कहीं पे भी, सो दैट कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा विच इज स्टोर्ड टुगेदर, दैट इज नोन एज अ डेटाबेस. ठीक है, यानी कि डेटा क्या हो गया? डेटा और इन्फॉर्मेशन. डेटा हो गया रॉ फैक्ट्स, जब उसको मैंने प्रोसेस किया, इन्फॉर्मेशन बनाई, जब मैंने उसको एक जगह पर स्टोर किया, कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज नोन एज द डेटाबेस. अब वो डेटाबेस मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ, राइट? नाउ व्हाई डू वी नीड अ डेटाबेस? अब मैंने ये तो पढ़ लिया कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है. डेटाबेस की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहला, टू मैनेज लार्ज चंक्स ऑफ डेटा. अब पुराने टाइम में क्या होता था कि हम रजिस्टर्स मेंटेन करते थे, या फिर हमने एक्सेल शीट मेंटेन कर ली थी. हमने रजिस्टर पे जब हम डेटा मेंटेन करते हैं तो क्या होता है बच्चे, जब भी हैंड रिटन डेटा होता है तो जब वो डेटा इंक्रीज होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 50-100 रजिस्टर्स को मेंटेन करना, इतनी फाइल्स को मेंटेन करना हार्ड कॉपी में इज वेरी डिफिकल्ट. सो टू मैनेज दैट लार्ज चंक ऑफ डेटा वी नीड द डेटाबेस. एक्यूरेसी, क्योंकि जब हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं तो वहां पे डेटा की एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि हम वैलिडेशन रूल्स लगाते हैं. जैसे मैंने बोला कि मैंने इस टेबल में एक प्राइमरी की बना दी, तो जब मैंने प्राइमरी की बना दी तो मुझे पता है कि इस वाली जो, अब ये वाला जो कॉलम है, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए मेरा जो डेटा है एक्यूरेट रहता है. ईज ऑफ अपडेटिंग द डेटा, अपडेट करना भी बहुत ईजी होता है, पता ही है. सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस
we can update the data. Multiple people can also update the data at the same time, क्योंकि बड़ी बड़ी organizations में जो भी आपका database होता है that is shared with multiple people. So multiple people can share the data and they can work on the same data at the same time. राइट देन सिक्योरिटी ऑफ डेटा. जैसे अगर मैं माई एसक्यूएल का एग्जांपल लूं तो ऑलरेडी आप सबने प्रैक्टिकल किया ही हुआ है माई एसक्यूएल का. तो माई एसक्यूएल जब आप एक्सेस करते हो तो क्या होता है कि पहले एक आपको पासवर्ड पूछता है, यानी कि आप बिना पासवर्ड के तो आप उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते. सो सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज ऑल्सो देयर बिकॉज वी हैव द सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड वी हैव द रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी कि जिसके पास जिस चीज का एक्सेस होगा वो उतना ही डेटा को एक्सेस कर सकता है. देन वी हैव द डेटा इंटीग्रिटी. अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? वी कैन बी एश्योर्ड ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ड्यू टू द बिल्ट इन इंटीग्रिटी चेक्स एंड एक्सेस कंट्रोल. अब इंटीग्रिटी चेक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में आई वांट कि हर एक एम्प्लॉय की, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 9,000 से कम नहीं हो सकती. लेकिन अगर मैं मैनुअली या फिर किसी भी तरीके से डेटा एंटर कर रही हूँ तो मैं हो सकता है गलती से मैं 8,000 डाल दूं या 7,000 डाल दूं सैलरी, राइट. लेकिन अगर मैंने एक इंटीग्रिटी, अगर मैं डेटाबेस में जो है अपडेट कर रही हूँ अपना जो डेटाबेस है डेटा है और मैंने उसके ऊपर एक इंटीग्रिटी चेक डाल दिया, चेक कांस्टेंट होता है, एक चेक कांस्टेंट डाल दिया कि चेक दैट ग्रॉस सैलरी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 9,000. सो बाय मिस्टेक ऑल्सो अगर यूजर एक वो गलत अमाउंट डाल देगा तो क्या होगा? वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस डेटा को, क्योंकि दैट इज नॉट फॉलोइंग द इंटीग्रिटी कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं. मैंने प्राइमरी की बना दी किसी चीज को, राइट, किसी कॉलम को, तो वो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल ही नहीं सकता, राइट. वो डाल ही नहीं पाएगा डुप्लीकेट वैल्यू बिकॉज ऑफ द इंटीग्रिटी. मेंटेन द इंटीग्रिटी. जो भी आपने कांस्टेंट अप्लाई किया है उसको फॉलो करेगा ही करेगा डेटाबेस. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डेटाबेस. नाउ आफ्टर द टर्म डेटाबेस, हमने डेटाबेस समझ लिया क्या होता है. अब हम ये समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. सबसे पहले हमने डेटा किया, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है वो क्या हो जाता है आपका डेटाबेस. जब कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस, अगर मैं बोलूं बहुत सारे डेटाबेसेस जब कलेक्ट होते हैं तो एक तरीके से वो एक पूरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन जाता है. इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच इज डिजाइन to define, manipulate, retrieve and manage the data in a database. यानी कि एक डेटाबेस के अंदर पूरा का पूरा डेटा मैनेज करना, रिट्रीव करना, एक पूरा जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है उसको हम बोलते हैं डीबीएमएस. जैसे एसक्यूएल है, हमारे पास साइबेस है, राइट. वी हैव डिफरेंट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे हमारे पास ओरेकल का डीबी मैनेजमेंट है, माई एसक्यूएल तो आप कर ही रहे हो, दिस इज माई एमएस एक्सेस है जो तीसरा वाला ये वाला है, ये दिस इज एमएस एक्सेस एंड दिस इज साइबेस, राइट. तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप अपना डेटाबेस बना सकते हो. अब डीबीएमएस डेटाबेस के एडवांटेज तो हमने पढ़ ही लिए. नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट. नाउ लेट अस सी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, डेटाबेस सिस्टम जो होता है उसके एडवांटेजेस क्या होती है. बच्चे ये जो आपका 12th का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द डेटाबेस सिस्टम. अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका कि डेटाबेस रिड्यूसेस द रिडंडेंसी. अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है एक ही चीज की डुप्लीकेट कॉपीज जब बनती हैं उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी. यानी कि डेटाबेस जो होता है वो रिडंडेंसी को रिमूव करता है. कैसे रिमूव करता है? क्योंकि जो भी डेटा है सारा का सारा डेटा एक ही प्लेस पे होता है एंड ऑल द एप्लीकेशन रेफर टू द सेंट्रली मैनेज डेटाबेस या सेंट्रली मेंटेन डेटाबेस, क्योंकि एक चीज की डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी राइट नाउ ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, राइट, और एक क्लास टीचर है, क्लास टीचर ने अपना एक डेटाबेस बना रखा है, एक्सेल शीट बना रखी है. फॉर एग्जांपल क्लास टीचर ने कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर है. ऐसे ही एक सब्जेक्ट टीचर ने भी वही शीट बना रखी है. सो इससे क्या होता है, जो भी डेटा है वो डुप्लीकेट बन रहा है, यानी कि हर टीचर अपनी एक अलग लिस्ट बना रहा है, हर टीचर का जो डेटा है उसमें वही सेम चीज रिपीट हो रही है डेटा. तो अगर मैं एक डेटाबेस बना लेती हूँ जो कि सारे टीचर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है वो रिमूव हो जाता है, राइट. अब इसके बाद में जब डुप्लीकेसी आती है ना तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी आती है. तो डेटाबेस जो है वो रिडंडेंसी तो रिमूव करता ही है, राइट. ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हर एक डेटा की एक ही कॉपी बनती है और वही सबसे शेयर होती है, वही सब एक्सेस
करते हैं, राइट। ऐसे ही डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है। इनकंसिस्टेंसी को कैसे कंट्रोल करता है और सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी होती क्या है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं एक क्लास टीचर हूं और मैंने एक अपनी कॉपी बना ली, राइट, डेटा की, और एक और दूसरा सब्जेक्ट टीचर है, उसने अपने डेटा की कॉपी बना ली। अब फॉर एग्जांपल उसने किसी बच्चे को कॉल किया और उस बच्चे ने बोला कि मैम माय कॉन्टैक्ट नंबर इज नाउ अपडेटेड। तो क्या किया, सब्जेक्ट टीचर ने अपडेट कर दिया, लेकिन क्लास टीचर के पास क्या है, उसी बच्चे का कुछ और नंबर है। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा, यानी कि एक ही डेटा, एक ही तरीके से दो कॉपीज ऑफ डेटा है जो एक दूसरे से एग्री नहीं करती, यानी कि एक शीट पे एक बच्चे का दूसरा नंबर है और दूसरी शीट पे कुछ और नंबर है, राइट। उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ data. So when I say that database removes the inconsistency, that means जब डेटा की कॉपी होगी तो ऑब्वियसली जो भी अपडेट होगा उसी कॉपी पे अपडेट होगा, अलग अलग कॉपीज तो नहीं बनेगी, राइट। सो इट रिडंडेंसी हटाता है और इनकंसिस्टेंसी को भी रिमूव करता है। इसके बाद में इट हेल्प्स इन शेयरिंग ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक ही कॉपी ऑफ डेटा है जो कि सब लोग उसको शेयर कर सकते हैं, उसी को एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स। देन इट एंश्योर द सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि जिसके पास एक्सेस होगा, जिसके पास पासवर्ड होगा वही एक्सेस कर पाएगा डेटाबेस को। एवरीबडी कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी। जैसे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताया था कि वैलिडिटी कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो डेट है, डेट इस तरीके से नहीं लिख सकते, 31 लिखोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि 31 जो है सिर्फ डेट हो सकती है, मंथ तो 31 नहीं हो सकता। तो अगर मैंने किसी को डेटा टाइप डेट दे दिया है तो क्या होगा, वो डेट ही एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं उसका फॉर्मेट गलत लिख दूंगी, गलत तरीके से लिख दूंगी, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट द डेटा, राइट। सो दीज वर द advantages of the database management system. Chaliye, now we will study some terms which are very important in context with the relational database management system. Now सबसे पहली और सबसे important term है what is a relation. Now students, all of you already know कि एक टेबल क्या होता है। So एक टेबल को ही हम बेसिकली रिलेशन बोलते हैं, यानी कि जब भी कोई डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम सेव करते हैं, दैट इज नोन एज अ रिलेशन और इट इज नोन एज अ टेबल। और एक रिलेशन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट एवरी कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम। हर कॉलम का नेम जो होता है वो यूनिक होता है। एक टेबल के अंदर सेम नाम से कभी भी दो कॉलम नहीं हो सकते, दैट इज इट इज ऑलवेज एटॉमिक। और उसको डिवाइड, जैसे कॉलम है, राइट, रोल नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो यूनिक होता है और दूसरा वो एटॉमिक होता है, यानी कि इंडिविजिबल होता है। जैसे मैंने फर्स्ट नेम का एक कॉलम बनाया और लास्ट नेम का अलग। अब फर्स्ट नेम को तो आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो हमेशा एक रिलेशन का जो हर एक कॉलम होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है दैट इज ऑलवेज एटॉमिक इन नेचर। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, राइट। सो एवरी कॉलम शुड बी असाइन अ यूनिक नेम एंड इट शुड बी एटॉमिक। प्लस नो डुप्लीसिटी, कभी भी किसी भी एसक्यूएल के टेबल में या डेटाबेस में कभी भी सेम डेटा नहीं हो सकता दो रो में। अब दो रो में हो सकता है कि एक बच्चे का, दो बच्चों के नाम सेम हो, पर पूरा का पूरा डेटा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, फोन नंबर, पूरा का पूरा डेटा सेम नहीं हो सकता। वो ये बोल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक वैल्यू भी सेम नहीं हो सकती। हो सकता है किसी दो बच्चों के नाम सेम हो या किसी दो बच्चों के सब्जेक्ट सेम हो जो उन्होंने ऑप्ट किया है या स्पोर्ट्स ऑप्ट किया है, बट द एंटायर डेटा इन अ रो कैन नेवर बी सेम, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके, एक और चीज है, ऑर्डरिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इज इमटेरियल, यानी कि आप किस सीक्वेंस में डेटा एंटर करते हो दैट नेवर मैटर्स, क्योंकि डेटाबेस को कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि आपको एक रो एक बार में एंटर करना है, क्योंकि जो भी कॉलम का सीक्वेंस है और रो का सीक्वेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें जो भी आउटपुट चाहिए हम अपनी उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेरी लगा के हम वो आउटपुट देख सकते हैं। तो जो ऑर्डरिंग है रोज एंड कॉलम्स की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इमटेरियल, डजंट मैटर, ठीक है। डोमेन, इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आ जाती है डोमेन। नाउ व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड फॉर अ कॉलम, यानी कि डोमेन क्या होता है, एक ऐसी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है जिसमें से हर कॉलम की वैल्यू है वो डिराइव होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट की बात करी कि मुझे पता है कि डेट का जो डेटा है वो हमेशा मंथ जो होंगे वो 12 तक ही रहेगा। अगर यानी कि डोमेन में क्या होगा, 1 से लेकर 12 तक नंबर्स होंगे। अगर 1 से लेकर 12 के अलावा मैं कोई और मंथ में 13 वैल्यू डालती हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दैट इज डोमेन, यानी कि वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जहां से हर कॉलम की जो भी वैल्यू है वो डिराइव होती है, दैट इज कॉल्ड
डोमेन। इसके बाद में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टपल एंड एट्रीब्यूट। रोज एंड कॉलम सबको पता है बच्चे क्या होते हैं, राइट। सो जो रोज होते हैं टेबल्स के उसी को हम टपल या रिकॉर्ड बोलते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं टेबल में उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं। यानी कि टपल और रिकॉर्ड इज आपका टपल और रिकॉर्ड इज आपका रो, एंड एट्रीब्यूट या फील्ड जो होता है वो हम कॉलम को बोलते हैं। सो ये टर्म्स याद करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज टपल। सो एट्रीब्यूट इज कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स होते हैं आपके टेबल में, दैट इज एट्रीब्यूट। लर्न, इसको याद रखना है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन डिग्री एंड कार्डिनैलिटी भी इसके बाद टर्म्स आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉलम्स एट्रीब्यूट होते हैं और जो आपके रोज होते हैं दे आर नोन एज टपल्स, राइट। Okay, now next very important term, there are two terms, degree and cardinality. Now degree and cardinality को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोज होते हैं, यानी कि देखो जैसे ये टेबल है, इसमें कितने रोज है इसको आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये हेडिंग है। कितने रोज है? 1 2 3 4। सो कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, यानी कि एक टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ रोज होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। एंड डिग्री क्या होती है? जितने कॉलम है 1 2 3, डजंट मैटर कि उसके अंदर कितना डेटा है, कॉलम्स की हेडिंग काउंट करोगे, सिर्फ कितने हैं? 1 2 3। यानी कि कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल एंड डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो आप ये भी लिख सकते हो डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल, बिकॉज एट्रीब्यूट इन कॉलम इज द सेम थिंग, राइट। सो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। एक आ जाता है कि 1 मार्क का डेफिनेशन लिखो और 1 मार्क का आपका आ जाता है कि इस एक टेबल बना हुआ आ जाएगा और उसमें बोलेगा कि डिग्री और कार्डिनैलिटी बताओ। सो कंफ्यूज हियर, सिंपल है, इसको लर्न करने का एक बहुत इजी तरीका है। कार्डिनैलिटी और कॉलम कभी भी साथ में नहीं आएंगे। कार्डिनैलिटी इज कॉलम का अपोजिट। कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक इंपॉर्टेंट टर्म पे, दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। अब हमने डेटा पढ़ लिया क्या होता है, वी नो नाउ व्हाट इज डेटाबेस, वी नो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज द टर्म सेज, एक यहाँ स्लाइड पे तो मैंने बहुत ही बड़ी डेफिनेशन लिखी है, सो लेट अस गो थ्रू द डेफिनेशन। अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल्स from which data can be accessed or reassembled in many different ways without having to recognize the database tables. The standard user and application programming interface of relational database is structured query language. So relational database की एक बहुत easy simple सी definition क्या हुई कि relational database means एक ऐसा database जहां पे जो भी आपका डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर है। यानी कि जब भी हम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू रिकॉग्नाइज कि डेटाबेस टेबल्स किस तरीके से बने, तो हम उसमें क्वेरी लगा सकते हैं, कोई भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं। और वो कैसे लगाते हैं? बाय यूजिंग SQL, that is the structured query language. So that is the relational database, जहां पे डेटा जो है वो रिलेशंस की फॉर्म में सेव होता है या फिर टेबल की फॉर्म में जिस डेटाबेस में हम अपना डेटा सेव करते हैं, that is known as a relational database management system, right? Now next is सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में अगेन आती है। इसमें से दो तो आती है, कभी प्राइमरी की कैंडिडेट किया जाता है, कभी ऑल्टरनेट किया जाता है, कभी फॉरेन की। सो द कीज इन डेटाबेस। अब हमारे पास जब हम कीज की बात करते हैं डेटाबेस में, वी हैव 4 काइंड्स ऑफ कीज इन डेटाबेस। सबसे पहले हमारी होती है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। अब इसको समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ओके, सो यहां पे आप देखो, सबसे पहले जब मैं बोलती हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल है। सो नाउ व्हेन आई से दैट व्हाट इज कैंडिडेट की, here candidate key means all the attributes in a table which uniquely identify the
relation or which uniquely identify the row that is known as a candidate key। यानी कि इस टेबल के अंदर आप बच्चे आप ये देख लो कि कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हो सकते हैं जो हमेशा यूनिक रहेंगे। कौन से कॉलम है? एक तो स्टूडेंट आईडी हो गया, एक रोल नंबर हो गया और ईमेल, क्योंकि रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और ईमेल ये तीन ऐसी चीजें हैं जो भी एक क्लास में स्टूडेंट्स है, कभी भी दो बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, ना ही दो बच्चों का कोई आईडी सेम हो सकता है स्टूडेंट आईडी, और ना ही आपका ईमेल आईडी सेम हो सकता है, क्योंकि ईमेल आईडी भी हर किसी का यूनिक होता है। क्योंकि जब भी आप ईमेल बनाते हैं तो यू ऑलवेज नो दैट द ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक, राइट। सो नाउ जितने भी यूनिक कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर वो सारे आपके हो जाते हैं कैंडिडेट्स की। जैसे हम बोलते हैं ना कि इलेक्शन में जाने के लिए हमें क्या, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं यानी कि जो एलिजिबल लोग होते हैं उनको हम कैंडिडेट्स बोलते हैं। वैसे ही जितने भी कॉलम्स एलिजिबल होते हैं प्राइमरी की बनने के लिए, प्राइमरी की पे मैं आऊंगी इसके बाद, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की, यानी कि जो भी यूनिक रहते हैं हमेशा। अब प्राइमरी की क्या होती है? कैंडिडेट की में से हम किसी भी एक कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। सो प्राइमरी की क्या डेफिनेशन है? प्राइमरी की मीन्स एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हमेशा यूनिक रहेगा और नॉट नल रहेगा, यानी कि एक ऐसी कॉलम टेबल के अंदर जिसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती और हमेशा वो हर किसी के लिए यूनिक रहेगा, जैसे कि रोल नंबर। अब कैंडिडेट की और प्राइमरी की में एक डिफरेंस अलग से होता है। कैंडिडेट की तो वो सारी होती ही है जिसको आप जो यूनिक रहेंगी, लेकिन अगर आपने किसी एक प्राइमरी की बनाया है तो उसके अंदर आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट हैव द नल वैल्यू इन अ प्राइमरी की। लेकिन बाकी आप जितने भी आपके रोज कॉलम्स हैं उसके अंदर आप प्राइमरी नल वैल्यू डाल सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपने उसको एक नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई किया है। अगर नहीं किया है तो आप कहीं पे भी नल वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन जब आपने एक कैंडिडेट की को प्राइमरी की बना दिया वो कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। अच्छा, अब ये तो हो गई कैंडिडेट की और प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की में से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडिडेट की थी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल। अब इसमें से मैंने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया? प्राइमरी की। अब बचे क्या? रोल नंबर और ईमेल। तो यानी कि सबसे बेस्ट डेफिनेशन ऑल्टरनेट की क्या होती है? यानी कि द कैंडिडेट की विच इज नॉट प्राइमरी की इज नोन एज द ऑल्टरनेट की। यानी कि प्राइमरी की में से जो भी आपकी कैंडिडेट की थी उसमें से एक को आपने प्राइमरी की बना दिया, तो जो बची हुई 2 हो गई वो आपकी हो गई कैंडिडेट, सॉरी वो हो गई आपकी ऑल्टरनेट कीज। यानी कि कैंडिडेट की जो एलिजिबल होती हैं, राइट। प्राइमरी की जो हमेशा एक और हमेशा एक चीज याद रखने की, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। देयर कैन बी ऑलवेज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। यानी कि एक को मैंने प्राइमरी की बना दिया तो जो 2 बची हुई की होंगी वो क्या होगी? आपकी ऑल्टरनेट कीज, राइट। ओके, सो आफ्टर दैट वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है बच्चे? फॉरेन की मीन्स जब भी हम किसी एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। यानी कि ऐसी की जो किसी और टेबल में प्राइमरी एज अ प्राइमरी की यूज हुई है और हमारे नॉर्मली हमने किसी और टेबल में उसको एज अ नॉन की एट्रीब्यूट यूज किया, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन की, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर कस्टमर कोड है एक जिसको मैंने प्राइमरी की बनाया, और एक यहाँ पे दूसरा टेबल है जिसमें फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया और कस्टमर कोड जो है वो एज अ नॉन की एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे कस्टमर कोड को मैं ब्लैंक भी रख सकती हूँ, नल भी रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी की नहीं है, राइट। सो फॉरेन की मीन्स व्हेन आई यूज द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल as a non-key attribute in another table, that is known as a foreign key. So बच्चे with this we finish with the concept of the relational database. relational database के क्या benefits होते हैं, database management system के क्या benefits होते हैं, degree, cardinality and types of keys, जिससे कि हमारा क्लास 12 का almost 4 to 6 marks का पेपर आता है। So बच्चे प्लीज ये वाले थ्योरी के क्वेश्चंस यू do very well. I am also putting these important questions in the description box, so you can go through those questions and practice more and more questions like that. In my next video we will see how to use the different constants in SQL and how to use different commands in SQL. That will be entirely practical video. So till then you can practice these kinds of questions of degree and cardinality and basic, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक SQL का बताया था कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, that also you can do till then and keep studying for your board exam. All the best.
and if you have not subscribed to my channel, subscribe कर लो बच्चे, so that you can get the regular videos that I am now uploading for class 12th and class 10th as well. Thank you so much for watching.